नमस्कार। किसी भी देश के विकास का मुख्य आधार उस देश का नागरिक समाज होता है। विशेष तौर पर से अगर हम आबादी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी भी देश की आबादी में महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति का जो अनुपात है वह उस देश के विकास को स्वरूप और दिशा प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार से यह जानकारी प्राप्त होती है कि वर्ष 2022 में महिला और पुरुषों पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार से 2020 में जहां देश में लिंग अनुपात 907 था, वहीं 2011 की जनगणना में यह 919 था। 2036 में यह उम्मीद जताई गई है कि 952 पहुंचने की उम्मीद लिंग अनुपात की है, जो इस ओर संकेत है कि बालिकाओं की जन्म अवधारणा के प्रति आम जनमानस में जागरूकता के स्तर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का सार्थक परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी भी प्राप्त होती है 15 वर्ष से अधिक उम्र के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो वह पुरुषों के मुकाबले काफ़ी पीछे है। 2021 और 22 में श्रम बल में जहां पुरुष भागीदारी 77.2% है, तो वहीं महिलाओं की जो भागीदारी है वह 32.8% है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व बैंक के अनुसार से भारत में कुल रोजगार की जो दर है वह ऐतिहासिक रूप से कुल आबादी का लगभग 50% है। यह स्थिति अगर हम अपने पड़ोसी देशों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन में लगभग 70% और बांग्लादेश में 55% की तुलना में यह बहुत ही कम है। वैश्विक जो लैंगिक अंतराल सूचकांक के 2023 की रिपोर्ट के अनुसार से अगर देखा जाए तो भारत में 145 देशों की सूची में 127वां स्थान भारत को प्राप्त है, जो आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में देश में केवल 36.7% समानता की स्थिति को रेखांकित करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम महिलाओं की स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-21 के आंकड़ों के माध्यम से यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि विशिष्ट रूप से देश में 62.5% पुरुषों के पास 42.3% महिलाओं के पास अपने घर का स्वामित्व है, जबकि भूमि के स्वामित्व के परिप्रेक्ष्य में या अकेले या संयुक्त रूप के अगर हम बात करें तो इस मामले में जो महिलाओं के लिए 31.7% और पुरुषों के लिए 43.9% आंकड़े हैं, जहां पर उनके पास अकेले या संयुक्त रूप से महिला पुरुषों के पास जो भूमि है उस भूमि का स्वामित्व उनके पास है। इंडिया फिट रिपोर्ट के 2024 के अनुसार से स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य में अगर महिलाओं की स्थिति का अगर हम प्रकाश डालें तो उसके माध्यम से पता चलता है कि जो ये रिपोर्ट जारी की गई थी वह देश में 6 मिलियन से अधिक जो उपयोगकर्ता हैं उन लोगों के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट से यह तथ्य उभर कर सामने आते हैं कि देश में 59% महिलाएं और 40% जो पुरुष हैं वह अस्वस्थ श्रेणी में रखा गया है। वहीं 16% महिलाएं मोटापे के शिकार हैं और 26% ऐसे लोग हैं जो कार्य क्षेत्र में तनाव और 17% लोग वित्तीय अनियमितताओं के कारण अस्थिरता का सामना करते हैं। महिलाओं के बीच में तनाव की स्थिति लगातार चिंताजनक स्थिति को रेखांकित कर रहा है। 2021 में जहां 25% से बढ़कर 2023 में यह चिंताजनक 35% के आसपास पहुंच चुका है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या एक स्वरूप महिलाओं की स्थिति का है, जहां सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए उनके
व्यवहार अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में तो राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि वर्ष 2023 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 28,000 से अधिक मामले दर्ज किए थे। साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो हमारे देश में वर्ष 2011 में महिला साक्षरता दर 64.46% थी। वहीं पुरुषों की साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 82.14% पुरुष साक्षर थे, जो दुनिया भर की जो वैश्विक साक्षरता दर है 79.7% से काफ़ी कम है। और जो देश की कुल साक्षरता दर है वह 74.04% से भी यह कम है। कौशल विकास के अंतर्गत अगर हम देखें, जैसे ITI में प्रवेश लेने वाली जो महिलाएं हैं वो केवल 7% हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार से यह जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के नवीनतम आंकड़े के माध्यम से भी यह जानकारी प्राप्त होती है कि वर्ष 2023 अर्थात जनवरी से दिसंबर तक की जो समयावधि है उसके आंकड़े इस बात की ओर रेखांकित करते हैं कि हमारे देश में उन्नत डिग्री जो लेने के साथ 25 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले अगर हम ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर देखें तो वह 7.0% है, जबकि शहरी महिलाओं की जो भागीदारी है वह 2.9% है। देश में महिला वैज्ञानिकों की संख्या अगर देखी जाए तो वह 18.6% है, जबकि महिलाओं द्वारा संचालित अनुसंधान और विकास जो परियोजनाएं हैं वह 25% है। जहां उच्च शिक्षा में एक अच्छी स्थिति की ओर हम कह सकते हैं, पूर्णतः अच्छी नहीं लेकिन अच्छी स्थिति, तो वहीं दूसरी ओर श्रम भागीदारी क्षेत्र में जो है वह स्थिति कम अवसर उपलब्धताओं की ओर रेखांकित करती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देश में ग्रामीण अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस बात का पता चलता है कि महिला स्वयं सहायता समूह अपने आप में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने में एक संजीवनी का कार्य कर रहे हैं। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2023-2024 के अनुसार से यह जानकारी प्राप्त होती है कि पिछले 10 वर्ष में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनमें 2.37 करोड़ से बढ़कर वह अब 10 करोड़ के आसपास उनकी संख्या हो चुकी है। और इस अवधि में अगर हम बैंक लिंकेज के बारे में बात करें तो जहां 22.9 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर वह अब 8.28 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। और अकेले अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 6.68 लाख महिलाएं लखपति महिलाओं की श्रेणी के अंदर स्वयं सहायता समूह से इस श्रेणी के अंदर प्राप्त हुई है। लिंकेज की अवधारणा का आशय यह आता है कि बैंक न केवल कर्ज का लेन देन हो बल्कि दोनों के बीच में व्यवहारिक संबंध भी स्थापित होंगे बैंक और व्यक्ति के बीच में, तो वह लिंकेज की ओर रेखांकित करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम महिलाओं की स्थिति और भागीदारी के ही परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार से पता चलता है कि 17वीं जो हमारी लोकसभा है, इस 17वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी या उनकी स्थान अवधारणाएँ वह केवल 14.44% है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग अक्टूबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार से बात करें तो संसद में महिला सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व है वह केवल 10.5% है और राज्य विधानसभाओं में यह 9% के आसपास है। 2011 की जनगणना के ही अगर हम आंकड़ों पर देखें तो उससे पता चलता है कि देश में कुल जो कार्मिक हैं उन कुल कार्मिकों में महिला कार्मिकों का जो प्रतिशत है वह 11% से भी कम था। और वर्ष 2020 में अगर हम देखें तो वह 13%, उसमें थोड़ा सा वृद्धि जरूर यहाँ पर हुई है।
न्यायिक अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो वर्ष 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उसकी स्थापना के 39 वर्ष के बाद में सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज प्राप्त हुई। वहीं मुख्य न्यायाधीश के परिप्रेक्ष्य में एक आशावादी होने के नाते अगर हम कल्पना करें तो 2027 में देश में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश प्राप्त होंगी। अगर हम वरिष्ठता क्रम के हिसाब से देखें तो जस्टिस BV नागरत्ना वर्ष 2027 में होंगी। तो इन स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं की स्थिति देश में और बालिकाओं की स्थिति देश के विकास और अवधारणाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। धन्यवाद।